नमस्कार दोस्तों। आज हम क्वालिफ़िकेशन पैक रिटेल सेल्स एसोसिएट के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नॉस नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड टू हेल्प कस्टमर्स चूज़ राइट प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है रिटेल मैनेजमेंट स्किल क्लासेस बाय AKM। तो स्टार्ट करते हैं NOS टू हेल्प कस्टमर्स चूज़ राइट प्रोडक्ट्स। इस नोस के अंदर अलग अलग परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हैं। सबसे पहले हम वो डिस्कस करते हैं। परफॉर्मेंस क्राइटेरिया जो हैं इस नोस के अंदर दो हिस्सों में डिवाइडेड हैं, एलिमेंट 1 एंड एलिमेंट 2। एलिमेंट 1 के अंदर जो नोस हैं वो इस प्रकार से हैं। एलिमेंट 1 का नाम है हेल्प कस्टमर चूज़ प्रोडक्ट। PC1 है फाइंड आउट विच प्रोडक्ट फीचर्स एंड बेनिफिट इंटरेस्ट इंडिविजुअल कस्टमर्स एंड फोकस ऑन दीज व्हेन डिस्कसिंग प्रोडक्ट। PC2 है describe and explain clearly and accurately relevant product features and benefits to the customer. PC third है compare and contrast product in the way that help customer choose the product that best meet their need. PC4 है check customers responses to his her explanation and confirm their interest in the product. PC5 है encourage customer to ask question and response to their question, comment and objection in the ways that promote sales and goodwills. PC6 है identify suitable opportunity to tell the customers about associated or additional product and do so in a way that promotes sales and goodwills. PC7 है constantly check the store for security, safety and potential sales wills helping customer. सो इस प्रकार एलिमेंट 1 में 7 परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हैं जिसको एक रिटेल सेल्स एसोसिएट को निभाना होता है। इसके बाद एलिमेंट 2 चेक द कस्टमर्स प्रेफरेंसेस एंड बाइंग डिसीजन व्हेन मेकिंग सेल्स में। PC8 है गिव कस्टमर इनफ टाइम टू इवैल्यूएट प्रोडक्ट्स एंड आस्क questions. PC9 है handle objection and question in a way that promotes sales and keep the customers confidence. PC10 है identify the need for additional and associated product and take the opportunity to increase sale. Then PC11 है clearly acknowledge the customer buying decision. PC12 है clearly explain any customer right that apply. PC13 है clearly elements explain to the customer where to pay for their purchase. इस तरह से टोटल परफॉर्मेंस क्राइटेरिया दो एलिमेंट्स के अंदर कुल मिलाकर 13 है। सो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम एक केस स्टडी लेते हैं जिसकी वजह से आपको ये परफॉर्मेंस क्राइटेरिया समझने में आसानी होगी। सो वो केस स्टडी है तो इस केस स्टडी में हम डिस्कस करेंगे द स्टोर सीमा वर्क्स एट हैज़ जस्ट स्टार्टेड ए सेल। एक अपैरल स्टोर है जहाँ पे सीमा ने अभी जस्ट स्टार्ट किया है और वहाँ पे एक सेल हो रही है। द लेडी एंटर्स द स्टोर, एक लेडी कस्टमर वहाँ पे एंटर करती है एंड मैंशन दैट शी नीड्स टू बाय ए ड्रेस फॉर एन इंटरव्यू। शीमा शोज़ हर ड्रेस सेक्शन एंड अलो द कस्टमर सम टाइम टू लुक अराउंड। तो जो लेडी कस्टमर है वो एंटर करती है और सीमा जो है उसको ड्रेस सेक्शन में भेज देती है। उस लेडी को इंटरव्यू के लिए ड्रेस चाहिए है और वो जो कस्टमर है वो अपैरल सेक्शन में जहाँ पे सीमा ने उसको भेजा हुआ है वो थोड़ी देर वहाँ पे घूमती है। देन द लेडी वॉक्स अराउंड एंड डिसाइडेड टू पिक अप एन इलेक्ट्रिकल रेड ड्रेस। शी डज नॉट ट्राई इट ऑन एंड सिंपली वॉक्स फॉरवर्ड बिलिंग काउंटर।
तो लेडी जो है वो वहाँ पे बिल्कुल भी ट्राई नहीं करती है उस ड्रेस को, और इलेक्ट्रिकल रेड ड्रेस जो है उसको पसंद आ गई है और वो बिलिंग काउंटर की तरफ चली जाती है. Then the dress is expensive and Shima is happy that she had just made a sale, that too with huge profit. अब सीमा जो है बहुत खुश है क्योंकि उसने एक एक्सपेंसिव ड्रेस को बेच दिया है, जिससे उसकी वजह से उसको उसके स्टोर को बहुत प्रॉफिट हुआ है. सो नाउ वी हैव सर्टेन क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस केस स्टडी एंड यू हैव टू आंसर अकॉर्डिंगली. आंसर क्या है क्वेश्चन? डू यू थिंक कस्टमर मेड द राइट डिसीज़न? क्या आपको लगता है कि कस्टमर ने सही डिसीज़न लिया है? ऑफ कोर्स नोट नहीं लिया है, बिकॉज इंटरव्यू के लिए इलेक्ट्रिकल रेड ड्रेस की ज़रूरत नहीं होती, फॉर्मल वियर्स चाहिए होते हैं. सेकंड है हमारे पास, डू यू थिंक सीमास बिहेवियर वॉज अप्रोप्रिएट? इफ़ नोट वाई? ऑब्वियस ही बात है, देखने में लग रहा है कि सीमा का बिहेवियर सही नहीं था. एज ए सेल्स एसोसिएट उसको असिस्ट करना चाहिए था कस्टमर को, सो इसलिए वो बिहेवियर सही नहीं है. थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक दैट सीमा शुड हैव डन? आपको क्या लगता है कि सीमा को क्या करना चाहिए था? सीमा को एटलीस्ट उसको बताना चाहिए था, उसको असिस्ट करना चाहिए था कस्टमर को. सो हम इनके क्या अप्रॉक्सीमेटली आंसर हैं उनके बारे में तो हमने डिस्कस किया, मगर एग्जैक्टली एक रिटेल सेल्स एसोसिएट को परफॉर्मेंस क्राइटेरिया के बेस पे क्या करना चाहिए था, उसको हम वन बाय वन परफॉर्मेंस क्राइटेरिया 2 एलिमेंट्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट हमारे पास जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है, एलिमेंट है, वो है हेल्प कस्टमर चूज़ प्रोडक्ट के अंडर का. वो है find out which product features and benefit interest individual customer and focus on these when discussing products. Customer now it is, आज की डेट में जो भी कस्टमर है वो एक न्यू इरा कस्टमर है, तो जो भी वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाता है उसके बारे में उसको काफ़ी अवेयरनेस लेवल उसका बहुत हाई होता है. और जिन फैक्टर्स पे को ध्यान में रखते हुए एक जो बाइंग डिसीज़न है वो प्रभावित होता है, इन्फ्लुएंस होता है, वो है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में कि कस्टमर का किस तरह का एटीट्यूड है, कस्टमर किसी प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचता है. दीज आर द साइकोलॉजिकल फैक्टर विच एफेक्ट्स द बाइंग डिसीजन. सेकेंड इज़ फैमिली डायनामिक्स. फैमिली डायनामिक्स मीन्स कि क्या उसकी फैमिली न्यूक्लियर है, क्या फैमिली उसकी जॉइंट फैमिली है, उसकी फैमिली का बजट क्या है, मंथली बजट क्या है, फैमिली इनकम क्या है, फैमिली में कितने पर्सन हैं. ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये भी बाइंग डिसीजन को इफ़ेक्ट करते हैं. थर्ड वन इज़ सोशल क्लासेस. सोशल क्लासेस में हमारे पास आ जाता है कि अपर क्लास है, मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है. ठीक है, फैमिली में इनकम कितनी है, क्या उनका इनकम लेवल है, ये चीज़ें भी बाइंग डिसीजन को इफ़ेक्ट करती हैं. और सम टाइम बाइंग प्रोसेस में कि कोई पर्सन एक प्रोडक्ट की उसको नीड है, उसको ख़रीदना है, वो क्या करता है, उसके लिए सर्च करता है, देन उसको जो है सर्च करने के बाद वो डिसाइड करता है, परचेज़ करता है, और उसके बाद सोचता है कि वो वेदर वो सेटिस्फाइड है और डिससेटिस्फाइड है. तो दीज आर द फैक्टर्स जो कि बाइंग डिसीजन को इम्पैक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं बाइंग डिसीजन प्रोसेस को. सो ये बाइंग डिसीजन प्रोसेस में बाइंग प्रोसेस जो है इसको हम डिटेल में किसी और लेक्चर में करेंगे, बट अभी आपको यही याद रखना है कि देयर आर 4 फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द बाइंग डिसीजन. दीज आर साइकोलॉजिकल फैक्टर, फैमिली डायनामिक्स, सोशल क्लासेस एंड बाइंग प्रोसेस. नाउ कस्टमर वॉन्ट्स टू चूज़ द प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग फीचर. जब भी कोई कस्टमर आता है तो वो इन फीचर्स के बेस पर ही प्रोडक्ट्स को चूज़ करता है. वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. लाइक फर्स्ट इज़ यूसेज रिक्वायरमेंट. यूसेज रिक्वायरमेंट क्या है? यूसेज मतलब किस तरह की उसको ज़रूरत है, किस चीज़ के लिए उसने वो प्रोडक्ट यूज़ करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं वॉशिंग मशीन की. तो वॉशिंग मशीन क्या है? कपड़े धोने के काम आती है. तो अगर कोई पर्सन इसको परचेज़ करना चाह रहा है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि उसने कपड़ों को धोना है अपने, तो इसलिए वो वॉशिंग मशीन परचेज़ करना चाह रहा है. देन ब्रांड ऑप्शन. सम टाइम
जो कस्टमर है उसके पास ब्रांड ऑप्शंस होते हैं। ब्रांड ऑप्शंस में लाइक है ना, वो उसका बजट क्या है और वो कौन सी ब्रांड्स के बारे में सोचता है, किस तरह का। जैसे हमने एग्जांपल लिया वॉशिंग मशीन का, तो वॉशिंग मशीन में अलग अलग ब्रांड्स हैं, तो वो कस्टमर जो है वो पर्टिकुलरली किस ब्रांड का प्रोडक्ट परचेज़ करेगा। जैसे वर्लपूल की वॉशिंग मशीन है, सैमसंग की है, IFB की है, इस तरह से सैमसंग की है ना। तो इनमें से उसकी क्या प्रेफरेंस है, क्या वो नॉर्मल जो सस्ती ब्रांड है उसको ऑप्ट करता है या हायर ब्रांड्स को ऑप्ट करता है जिसकी कॉस्ट बड़ी हाई है ना, और किस तरह के ब्रांड को ऑप्ट करता है। तो समटाइम ये ऑप्शंस भी रहती है। एग्जिस्टिंग स्किल एंड नॉलेज, द थर्ड फैक्टर इज़ एग्जिस्टिंग स्किल और नॉलेज। एग्जिस्टिंग स्किल और नॉलेज की बात करें तो मुझे वो जो प्रोडक्ट मैं ख़रीदने जा रहा हूँ, एक कस्टमर ख़रीदने जा रहा है, उसको उसकी कितनी नॉलेज है और कितना वो चलाना उसको जानता है, भली भांति उसके पास स्किल है। फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन की बात कर रहे थे हम, तो वॉशिंग मशीन की उसको कितनी नॉलेज है, कितने टाइप में, कितने मॉडल्स में वो मिलेगी, है ना, किस तरह से वो ऑपरेशनल होगी, ऑपरेट कर सकते हैं वॉशिंग के लिए हम कपड़ों की। तो ये चीज़ें भी समटाइम मैटर करती हैं। देन एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल और हॉबी नीड्स। एक्सपीरियंस कितना है, किसी प्रोडक्ट को चलाने का एक्सपीरियंस कितना है, पहले क्या वो यूज़ करता था या नहीं करता था। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक मोटर बाइक ख़रीदने जा रहा हूँ, है ना, तो मुझे जो मोटर बाइक है वो एक्सपीरियंस है चलाने का या नहीं है, ये चीज़ें भी मैटर करती हैं समटाइम प्रोफेशनल और हॉबी नीड्स। प्रोफेशनलिस्ट में हम बात करते हैं, है ना, तो लैपटॉप है, तो लैपटॉप जो है वो प्रोफेशनली किस लिए यूज़ किए जाते हैं, कोई भी मेल को एक्सेस करने के लिए, किसी भी तरह की मेल को एक्सेस करने के लिए, बिजनेस पर्पज़ के लिए, लैपटॉप को प्रेजेंटेशन स्किल्स के लिए ये यूज़ होते हैं लैपटॉप। तो वो प्रोफेशनल नीड है। अगर मेरे पास लैपटॉप नहीं है तो मैं लैपटॉप परचेज़ करूँगा, या अदर थिंग्स जो कि मुझे अपनी प्रोफेशनली बैकग्राउंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए चाहिए। हॉबी नीड्स, मेरी पेंटिंग करना हॉबी है ना, तो मुझे उसके लिए कलर्स और ड्राइंग बुक्स और शीट्स चाहिए, है ना, तो किस तरह के कलर्स और ड्राइंग बुक्स और शीट्स चाहिए मेरे को, है ना, तो ये मेरी हॉबी नीड्स हैं। तो ये चीज़ें भी, ये जो फैक्टर्स हैं ये भी समटाइम क्या है, प्रोडक्ट किस तरह से चूज़ किया जाता है किसी कस्टमर के, ये इफ़ेक्ट करता है, ये फीचर्स भी इफ़ेक्ट करता है। देन कलर प्रेफरेंस, ड्यूरेबिलिटी एंड स्टाइल। मेरी क्या कलर प्रेफरेंस है, मैं किस तरह के कलर के कपड़े, एग्जांपल ले रहा हूँ, कपड़े पहनता हूँ। फॉर एग्जांपल ब्लैक चाहिए या पिंक चाहिए या वाइट कलर के क्लोथ्स में पहनता हूँ, तो मेरी कलर प्रेफरेंस, ड्यूरेबिलिटी इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और अदर गुड्स के केस में ड्यूरेबिलिटी चेक की जाती है कि हाँ ना, मैं कोई फर्नीचर ले रहा हूँ तो उसकी क्या ड्यूरेबिलिटी, कितने टाइम तक चल जाएगा, कितने टाइम के बाद मुझे रिप्लेस करवाना पड़ेगा। या कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स अदर है जैसे LED है, प्लाज्मा TV है, एट्सेट्रा, इन चीज़ों की मैं ड्यूरेबिलिटी चेक करता हूँ। स्टाइल, है ना, वेदर इट इज़ अ मॉडर्न लुक और टेक्नोलॉजी में कोई चेंजेस आई है या ये ओल्ड ट्रेडिशनल मॉडल्स हैं, ये चीज़ें भी इफ़ेक्ट करती हैं। ये फीचर्स भी हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं कि कस्टमर किस तरह से किसी प्रोडक्ट को चूज़ करता है। इसके अलावा फैशन एंड प्रेफरेंसेस, करंट फैशन क्या चला हुआ है। ऑल्दो कि कस्टमर को आज की डेट में सारा पता है कि किस तरह का फैशन मार्केट में चला हुआ है, फिर भी समटाइम क्या होता है, कोई पर्सन जो है अवेयर नहीं होता है फैशन को लेके, या मेरी प्रेफरेंसेस क्या हैं, मैं किस तरह की गेटअप में कपड़े चाहता हूँ, है ना। एक एग्जांपल है ये भी, है ना, कि प्रेफरेंस और फैशन भी मैटर करता है। हेल्थ फैक्टर्स के लिए मैं किस तरह से प्रोडक्ट्स का चूज़ करूँगा। फॉर एग्जांपल मेरे को मेडिकल इमरजेंसी की रिक्वायरमेंट रहती है कि, या किसी पर्सन को, जैसे कोई पेशेंट है न, सीरियस डिसीज़ हैं उसको, तो किस तरह के प्रोडक्ट्स की उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। फ्रूट्स जैसे ज़्यादा लेगा, है ना, कोलेस्ट्रॉल क्योंकि उसका हाई लेवल होगा लाइक किसी पेशेंट का, या कुछ और भी डिजीज़ हो सकती है। तो ये हेल्थ फैक्टर्स भी मैटर करते हैं। प्रोडक्ट्स को परचेज़ करने से पहले कस्टमर इनके बारे में सोचता है। देन इसके अलावा प्राइस, ऑब्वियस सी बात है, मेरी फैमिली बैकग्राउंड अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, रिच फैमिली नहीं है, तो मैं नेचुरली मेरा उस प्राइस लेवल का प्रोडक्ट देखूँ जो मुझे अफोर्डेबल होगा। देन साइज़ की बात करो, जैसे फर्नीचर के केस में साइज़ कितना है, मेरा एरिया कितना है फर्नीचर के, जहाँ पे मुझे घर में रखना है कितना एरिया है, उसके हिसाब से मैं टेबल, बेड या एक्सेट्रा कोई भी चीज़ का डिसाइड करूँगा। या कपड़ों के केस में मुझे साइज़ XL लगता है या मीडियम लगता है, या मुझे एक्स्ट्रा लार्ज लगता है, ये डिपेंड करता है क्या कल्चर बैकग्राउंड है मेरा, है ना, मैं किस कल्चरल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, है ना। देन
मैं किस कल्चरल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, देन मेरा क्या इंटरेस्ट है। मेरा फॉर एग्जांपल ड्राइविंग में इंटरेस्ट है, तो नेचुरली है मेरा प्रेफरेंसेस, जब मैं गाड़ी परचेज़ करूँगा तो मुझे गाड़ी के लिए प्रेफरेंसेस चाहिए। देन मेरा एज सूटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, जैसे किड्स फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल है इसमें कि लैपटॉप है, तो लैपटॉप जो है मैं जब भी परचेज़ करूँगा, है ना, तो ऑब्वियस सी बात, मैं किड्स के लिए कभी भी लैपटॉप परचेज़ नहीं करूँगा, बिकॉज़ वो जो किड है वो कभी भी एबल नहीं होगा उसको ऑपरेट करने इजीली, उसको ऑपरेट नहीं कर पाएगा। वेयर एज एक प्रोफेशनल पर्सन और बड़ा पर्सन जो है, बड़ा स्टूडेंट जो है, वो उसको इजीली परचेज़ कर लेगा। तो एज सूटेबिलिटी, टॉयज़ एक अनदर एग्जांपल है। बच्चे जो है टॉयज़ के साथ खेलते हैं, बड़े टॉयज़ के साथ नहीं खेलते हैं। तो ये एज सूटेबिलिटी, ये भी एक फैक्टर है जो कि कस्टमर जब भी कोई प्रोडक्ट चूज़ करना चाहता है, लेने जाता है, तो उससे पहले ये लाइफस्टाइल, मेरा लाइफस्टाइल क्या है, मॉडर्न है या ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल है, उसके ऊपर भी ये बहुत सारे ऐसे इस तरह से बहुत सारे ये फैक्टर्स हैं जो कि कस्टमर जब भी किसी प्रोडक्ट को चूज़ करता है तो इन फैक्टर्स को ध्यान में रख कर ही चूज़ करता है। नाउ हम बात करेंगे PC2 की। डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन क्लियरली एंड एक्यूरेटली रेलिवेंट प्रोडक्ट फीचर्स एंड बेनिफिट्स टू द कस्टमर। ठीक है, जब भी कोई पर्सन जो है, कस्टमर जो है हमारे स्टोर में आता है, तो हमें उसको कस्टमर को प्रॉपर वे में उस प्रोडक्ट के फीचर्स और बेनिफिट बताने हैं। बिकॉज़ आज की डेट में जो कस्टमर है बहुत ही ज़्यादा अवेयर है, उसको उस प्रोडक्ट से रिलेटेड काफ़ी कुछ नॉलेज होती है उसने, क्योंकि सर्च किया, न्यू ईरा कस्टमर है तो उसने इंटरनेट पे सर्च किया है, फ्रेंड से पूछा है, अपने पेरेंट्स से पूछा है, अपने नेबर से पूछा है उस प्रोडक्ट के बारे में। तो जब भी कोई कस्टमर आपसे कोई प्रोडक्ट परचेज़ करना आता है तो उसको ध्यानपूर्वक ये सारी बातें एक्सप्लेन करनी है, सो दैट कि वो जो है उस प्रोडक्ट के बारे में भली भांति जान सके। और ये पॉसिबल है अगर आपकी प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन प्रेजेंटेशन स्किल के साथ होगी। और कभी भी उस कस्टमर को कोई भी ऐसी फॉल्स कमिटमेंट या फॉल्स डेमोस्ट्रेट नहीं करना है, उसके एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है, ताकि एंड अदरवाइज़ वो जो कस्टमर है वो आपके बिजनेस को किसी दूसरे मोड पे ले जाएगा, किसी और एरिया में ले जाएगा। सो जब भी आप कोई कस्टमर आपके पास आता है तो किसी भी प्रोडक्ट के फीचर्स और बेनिफिट उसको क्लियरली और एक्यूरेटली बताने हैं, ताकि वो उस प्रोडक्ट के बारे में भली भांति जान सके। नाउ हम बात करते हैं PC3 की। PC3 है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट प्रोडक्ट इन द वे दैट हेल्प कस्टमर चूज प्रोडक्ट दैट बेस्ट मीट देयर नीड। ठीक है, जब भी हम कस्टमर आ रहा है तो उसको बहुत सारे हम प्रोडक्ट बता देते हैं। एक ही प्रोडक्ट की अलग अलग वेराइटीज़ और अलग अलग ब्रांड्स में अवेलेबल होता है ना। तो यहाँ पे क्या है, कस्टमर को कहीं ना कहीं हमें वो प्रोडक्ट्स बताने हैं जो उसकी एक्चुअल नीड को बेस्ट मीट करता होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे रोलिंग बोर्ड और रोलिंग पिन लेना है कस्टमर को, ठीक है, तो आपके पास वो रोलिंग बोर्ड और रोलिंग पिन नहीं अवेलेबल हैं, बट इलेक्ट्रिकल मशीन हैं आपके पास जो कि चपाती बनाने का काम करती हैं। तो उस कस्टमर की नीड क्या है कि चपाती बनाना, ठीक है, तो आप उसको अल्टरनेटिव में एक अच्छा सा जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक चपाती मेकर दे सकते हैं अल्टरनेटिव, है ना, क्योंकि उसकी नीड है। तो अगर आपके पास रोलिंग बोर्ड और रोलिंग पिन नहीं अवेलेबल है तो आपके पास ये ऑप्शन है, तो आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। सो इसलिए कहा गया है कि जब भी कोई कस्टमर को कोई प्रोडक्ट दिखाया जाता है, अगर अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं तो उसको कंपेयर और कंट्रास्ट करने का मौका दें, ताकि वो अपनी जो उसकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल कर सके, जिसके लिए वो प्रोडक्ट परचेज़ करने आपके स्टोर में आया हुआ है। नाउ बात करते हैं PC4 पे। चेक कस्टमर रिस्पॉन्स टू हिज और हर एक्सप्लेनेशन एंड कंफर्म देयर इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट। ठीक है, जब भी हम प्रोडक्ट के इंटरेस्ट की बात करते हैं कस्टमर के, तो क्या क्या बात होती है, फॉर मेकिंग सेल वी हैव टू कन्फर्म द कस्टमर इंटरेस्ट ऑलवेज। ठीक है, और दिस एक्शन ए पर्सन टेक्स इन परचेजिंग एंड यूजिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस इंक्लूडिंग द मेंटल एंड सोशल प्रोसेस दैट प्रोसीज एंड फॉलो दीज एक्शन। तो क्या है कि
जब भी आपने उस प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन कर लिया है और उस प्रोडक्ट के बारे में आपने फुल उसको जानकारी दे दी है, तो कस्टमर का रिस्पॉन्स हमें चेक करना है कि कस्टमर को वो प्रोडक्ट पसंद आया है, उसके नीड के अकॉर्डिंग है ये प्रोडक्ट या नहीं है ना। बिकॉज कस्टमर डिसाइड करने में, अपने रिस्पॉन्सेस देने में टाइम लेता है, बिकॉज उसको भी पैसा खर्च करना है उस प्रोडक्ट के लिए। तो अगर उस कस्टमर को उस प्रोडक्ट के लिए पैसा खर्च करना है तो ऑब्वियस है वो अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग से ये सोचेगा कि क्या उसकी जो नीड है, जिसके लिए वो प्रोडक्ट परचेज़ करने जा रहा है, वो एक्चुअल में वही प्रोडक्ट है जिसकी उसको ज़रूरत है। अगर कहीं वो पर्सन जिसको एक्चुअल नीड नहीं है उस प्रोडक्ट की, वो परचेज़ कर लेता है, तो कहीं ना कहीं वो अनसेटिस्फाइड रह जाता है और आपके बिजनेस को किसी और डायरेक्शन में फ्यूचर में ले जा सकता है। सो कहते हैं कि चेक कस्टमर रिस्पॉन्सेस, हमें चेक करना है किसी प्रोडक्ट के इंटरेस्ट को जानने के लिए कि कस्टमर वो प्रोडक्ट लेना चाहता है या नहीं चाहता है। नाउ हम बात करेंगे PC5, एनकरेज कस्टमर टू आस्क क्वेश्चन एंड रिस्पॉन्स टू देयर क्वेश्चन, कमेंट एंड ऑब्जेक्शन इन द वे दैट प्रमोट सेल्स एंड गुडविल। ये हम सभी जानते हैं कि कस्टमर को जब प्रोडक्ट की डेमोस्ट्रेशन दे दी गई है तो उसके बाद क्या है, कस्टमर के समटाइम डाउट्स होते हैं, है ना, और वो डिसाइड करता है कि अब उसे प्रोडक्ट लेना है। तो प्रोडक्ट लेने से पहले उसको एनकरेज करना है कि अगर उसको इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्शन है, कोई भी क्वेश्चन है, तो उसको क्लैरिफाई कर दे, है ना। और उसके लिए हमेशा एक रिटेलर को एक लॉजिकल मैनर में इसका सीक्वेंस में आंसर करना है, सो दैट इफ़ एक रिटेल सेल्स एसोसिएट अगर उसके ऑब्जेक्शंस को, उसके कमेंट्स को, क्वेश्चन को क्लियरली डिफाइन कर लेता है, तो ये कहीं ना कहीं कंपनी की सेल्स और गुडविल दोनों को बढ़ाता भी है, प्रमोट भी करता है ना। बिकॉज जब आपके सारे क्वेश्चन के आंसर, जब एक कस्टमर के सभी क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं कन्विंस हो गया और सेटिस्फाइड हो गया कि हाँ ये प्रोडक्ट उसकी नीड के अकॉर्डिंग है। नाउ हम बात करते हैं PC6 की। आइडेंटिफाई सेट सुटेबल अपॉर्चुनिटी टू टेल द कस्टमर अबाउट एसोसिएटेड और एडिशनल प्रोडक्ट एंड डू सो इन ए वे दैट प्रमोट सेल्स एंड गुड बिल्स। अब बात कर रहे हैं, जब कोई कस्टमर एक प्रोडक्ट को ख़रीद लेता है तो हमेशा कंज्यूमर उसको कंपेयर करता है कि क्या उसकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही वो प्रोडक्ट उसने परचेज़ किया है, वो सेटिस्फाइड है। अपने अंदर एक मेंटल प्रोसेस में चेक करता है कि वो सेटिस्फाइड है या डिससेटिस्फाइड तो नहीं, कहीं कोई कमी तो नहीं रहेगी है। और ये जो सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन है किसी कस्टमर की, ये इफ़ेक्ट करती है उसकी कंज्यूमर वैल्यू परसेप्शन को, कंज्यूमर कम्युनिकेशंस को और रिपीटेड परचेज बिहेवियर को। अगर वो डिससेटिस्फाइड होगा या सेटिस्फाई होगा तो उसके बेस पर ही क्या है, वो किसी दूसरे कंज्यूमर को बताएगा कि हाँ वहाँ पे प्रोडक्ट, उस पर्टिकुलर स्टोर में प्रोडक्ट्स जो हैं वो ठीक ढंग से मिलते हैं। वेयर एज आल्सो ये भी बताएगा कि कहीं ना कहीं हमें बार बार वो प्रोडक्ट उस स्टोर में बहुत अच्छे मिलते हैं, इसलिए हमें बार बार उस स्टोर में परचेज़ करने के लिए जाना चाहिए। सो सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन अफेक्ट्स होती हैं ना। अगर इफ़ेक्ट्स होती हैं कंज्यूमर वैल्यू परसेप्शन से, कंज्यूमर कम्युनिकेशन से और रिपीटेड परचेज बिहेवियर से। इसीलिए कुछ जो फर्म्स हैं, कुछ जो स्टोर हैं, वो पोस्ट परचेज़ भी कस्टमर से कम्युनिकेट करते हैं, सो दैट कि सेलर्स और बायर्स में एक अच्छा रिलेशनशिप बने और कहीं ना कहीं जो कंज्यूमर है या कस्टमर है वो आपके स्टोर में वो परचेज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बात करता हूँ एक सबसे लेटेस्ट एग्जांपल में अगर बात करता हूँ कि नेटवर्क कंपनी जो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं, जैसे एयरटेल हैं या
आपका दूसरी कंपनीज़ हैं तो वो क्या है, टाइम टू टाइम आपको जो है कॉल करेंगी। कॉल इसलिए की जाती है ना, कि आपके पास अदर प्लान्स ये हैं, आपके जो नेटवर्किंग प्लान्स हैं, आपका जो डाटा यूजेस प्लान है उसमें चेंजेस तो नहीं चाहिए, हमारे पास ये प्लान भी अवेलेबल है, सो दैट कि वो कस्टमर की परसेप्शंस, कस्टमर के बारे में जान सकें। और कई बार जो है कस्टमर जो है इन बातों से इन्फ्लुएंस हो जाता है और परचेज़ अगेन रिपीटेड परचेज़ कर लेता है। इसी तरह से अगर आप दूसरे रिटेल आउटलेट्स में जैसे बिग बाज़ार या वॉलमार्ट या विशाल मेगा मार्ट जैसे उसमें जाएं तो आपका क्या है, कुछ टाइम के बाद वो हर वीकेंड पे आपको एक मैसेज फ्लोट करेंगे जिसमें वो अपने ऑफ़र्स के बारे में बताएंगे। अगर इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद द ऑफ़र्स ऑफ द पर्टिकुलर स्टोर तो डेफिनेटली आप उन ऑफ़र्स को पढ़ के आप अगेन वहाँ पे जाओगे, और साथ में दूसरे कस्टमर्स जो आपके नेबर में हैं या जो पोटेंशियल कस्टमर अदर हैं उनको भी बताओगे कि इस तरह से वहाँ पे ऑफ़र्स आए हैं और मैं पर्टिकुलर डे को यहाँ पे ऑफ़र्स को पिक करने जा रहा हूँ, तो क्या आप भी इंटरेस्टेड हैं। तो इस तरह से क्या होता है, एक कस्टमर को सूटेबल अपॉर्चुनिटी जो है एक रिटेल एसोसिएट की तरफ से मिलती है, जिसकी वजह से उससे एसोसिएटेड या एडिशनल प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी बिकते हैं, जिससे गुडविल और सेल्स को दोनों को प्रमोशन होती है। अगर मैं एसोसिएटेड और एडिशनल प्रोडक्ट्स की बात करूं तो इसमें हम एक और बात करते हैं कि समटाइम फ्री कूपन्स और ऑफर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको विशाल मेगा मार्ट के एग्जांपल में बताया, दिए जाते हैं, या कुछ जो हैं फ्री गिफ्ट्स दे दिए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं बात करता हूँ कि मैंने शूज़ लिए तो उसके साथ जो है मैंने 5000 के शूज़ परचेज़ किए तो उसके साथ एक सॉक्स पेयर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूँगा, जिससे क्या है, एक स्टोर की सेल्स भी प्रमोट होती है और गुडविल भी प्रमोट होती है। नाउ विल डिस्कस नेक्स्ट PC, that is seventh PC, constantly check the store for security, safety and potential sales whilst helping customer। तो जब भी कस्टमर के साथ आप स्टोर में बातचीत कर रहे हैं उसी समय हमें सिक्योरिटी, सेफ्टी और पोटेंशियल सेल्स को भी चेक करना है। फॉर एग्जांपल दूसरा कोई कस्टमर आ जाता है तो उसको भी चेक करना है कि उसकी कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, वो किसी और दूसरे रिटेल सेल्स एसोसिएट से बात करेगा, ठीक है, सो उसको हैंड ओवर करना है, तो ये चीज़ें भी चेक करनी है। या फिर जो पहले वाला कस्टमर है वो अपने प्रोडक्ट्स का भी डिसीज़न ले रहा है, उतनी देर में दूसरे कस्टमर को अटेंड करना है। स्टोर हमेशा चाहे एंट्रेंस से है, चाहे बीच में है, मिड में है, चाहे आयल से है, वो हमेशा स्पिक एंड स्पैन होना चाहिए, ठीक है। लाइटनिंग जो है प्रॉपर होनी चाहिए, शेल्फ्स रैक्स जो हैं वो प्रॉपरली उस पर डिस्प्ले होने चाहिए, ठीक है। साइनेजेस जो हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए ताकि कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना आए। फायर एग्जिट्स क्लियर और एसेसिबल होने चाहिए, टॉयलेट, वॉशरूम्स वगैरह एट्सेट्रा साफ़ सुथरे होने चाहिए, स्पिक एंड स्पैन होने चाहिए। चेंजिंग रूम जो है या आइल्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। सो इससे क्या होता है, एक तो सिक्योरिटी सेफ्टी चेक होती है और दूसरी हमारी पोटेंशियल सेल्स भी इंक्रीज़ होती हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि जब भी कस्टमर हो उससे पहले भी चेक होना चाहिए, और साथ में जब कस्टमर परचेज़ करने के लिए आया तब भी इन चीज़ों का ध्यान रखना है, सो दैट कि कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना हो। नाउ हम करते हैं एलिमेंट 2 से स्टार्ट। इसी पार्ट का दूसरा जो पार्ट है एलिमेंट 2, चेक कस्टमर प्रेफरेंसेस एंड बाइंग डिसीजंस व्हेन मेकिंग सेल्स। तो कस्टमर की क्या प्रेफरेंसेस रहती है, क्या बाइंग डिसीजन रहते हैं जब वो सेल्स कर रहे होते हैं, हम लोग सेल्स कर रहे होते हैं। तो इसमें पीसी हमारा जो 8 है वो है गिव कस्टमर इनफ टाइम टू इवैल्यूएट प्रोडक्ट्स एंड आस्क क्वेश्चंस। जब कस्टमर ने प्रोडक्ट्स को परचेज़ कर लिया है पर उसके पास ऑप्शन में अल्टरनेटिव जो हैं वो प्रोडक्ट्स हैं, तो कस्टमर को ये सोचने का टाइम ले देना है ना, कि उसके लिए कौन सा प्रोडक्ट बेटर है, और उससे कोई अगर रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो उससे पूछ सकता है। तो इसके लिए द स्टेप द कस्टमर मे स्किप इन परचेज। सम टाइम क्या होता है, कस्टमर जो है जब कोई सामान परचेज़ करता है तो कुछ स्टेप्स जो है वो स्किप कर जाता है, जैसे लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट,
कि वो कितना उस प्रोडक्ट के बारे में जानता है, या समटाइम पर्सनल, सोशल और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है उसका इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए, है ना। तो ये इन चीज़ों को छोड़ देता है। और ये जो इनमें से जो हाई इन्वॉल्वमेंट परचेज़ है, लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट है, इसकी 3 करैक्टरिस्टिक्स हैं। इसमें क्या है, समटाइम क्या है, प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव है या कम एक्सपेंसिव है, या इसके कुछ पर्सनल सीरियस पर्सनल कॉन्सिक्वेंसेस तो नहीं हो गया। अगर मैं ये प्रोडक्ट ख़रीद भी लेता हूँ तो कल को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी, या कुड रिफ्लेक्ट वंस सोशल इमेज, या ये प्रोडक्ट अगर मैं परचेज़ कर लेता हूँ तो सोशल इमेज के ऊपर कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ने वाला है। तो ये चीज़ें जो हैं, जब भी कस्टमर जो है आपके पास कोई प्रोडक्ट परचेज़ करने आता है तो उसको प्रॉपरली इवैल्यूएट करने के लिए टाइम देना है। उसके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो उसको पूछने का टाइम देना है, सो दैट कि वो फाइनल डिसीज़न जो बनाए वो सेटिस्फैक्ट्री हो और कस्टमर लॉयल बने। Now PC9 में handle objections and question in a way that promotes sales and keep the customer confident। यह हम जानते हैं कि जितने भी कस्टमर हमारे पास आ रहे हैं वो हमेशा जो हैं वापस आएंगे, ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप दोबारा से उन कस्टमर को चाहते हो तो हमें ये आदत डालनी पड़ेगी कि किसी भी प्रोडक्ट्स को लेकर अगर कोई कंप्लेंट है, कोई क्वेश्चन है, किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्शंस हैं तो उनको हैंडल किस तरह से लॉजिकल मैनर में किया जाए और उन क्वेश्चंस के क्या प्रोबेबल आंसर हो सकते हैं वो हमें पता होना चाहिए, है ना। अगर आपके पास उन क्वेश्चन को अगर आप ठीक ढंग से नहीं क्लैरिफाई करते हो एक कस्टमर को, तो कहीं ना कहीं ये आपके आने वाले बिजनेस में जो सेल्स इंक्रीज़ होनी है या गुडविल प्रमोट होनी है उसको डाउन कर देता है। तो इसलिए क्या है, अगर आप अच्छे से हैंडल करते हैं उनके ऑब्जेक्शंस को, उनके क्वेश्चंस को, तो कहीं ना कहीं ये आपके बिजनेस को और रीप अप कर देता है और बढ़ाता है। नाउ हम बात करेंगे परफॉर्मेंस क्राइटेरिया 10 की। परफॉर्मेंस क्राइटेरिया 10 में आइडेंटिफाई द नीड फॉर एडिशनल एंड एसोसिएटेड प्रोडक्ट एंड टेक द अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज द सेल। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमेशा हमें एक्स्ट्रा माइल, एक स्टेप आगे सोचना है कस्टमर से। हम पहले मैंने बताया कि हम उनको कूपन्स दे सकते हैं, कोई डिस्काउंट ऑफर्स दे सकते हैं जिसकी वजह से हमारी जो है सेल इंक्रीज़ हो। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि एक कस्टमर अगर आपके स्टोर में आता है, उसको हरपिक चाहिए, है ना, बट आपके पास अवेलेबल जो प्रोडक्ट हैं वो हरपिक नहीं हैं, तो आपके पास कोई दूसरा प्रोडक्ट है, सैनी फ्रेश है ना। तो सैनी फ्रेश प्रोडक्ट्स आप बता सकते हैं उसकी नीड क्या है, टॉयलेट क्लीनर की रिक्वायरमेंट है, वो टॉयलेट क्लीनर रिक्वायर्ड है तो आप दूसरे ब्रांड्स का भी दे सकते हैं, बशर्ते उसकी जो नीड है वो फुलफ़िल होनी चाहिए, कस्टमर सेटिस्फाई होनी चाहिए। और एक जो रिटेलर आउटलेट है उसमें सैनी फ्रेश जो है, हार्पिक जो है 100 रुपये का एक मान लो कि आता है, तो जो दूसरा प्रोडक्ट है सैनी फ्रेश, है ना, वो भी 100 रुपीज़ का आता है, मगर उसके साथ एक स्मॉल पाउच या स्मॉल बॉटल्स जो है वो डिस्काउंटेड ऑफर में मिल रही है। तो कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है कि अगर उसको हरपिक नहीं मिला, उसको दूसरा कोई प्रोडक्ट मिला है, तो कहीं ना कहीं उसका इसमें बेनिफिट है। 100 रुपीज़ में उसके पास एक्स्ट्रा आ गया, वो 100 ml आता था, ये कहीं ना कहीं उसको 150 ml में आ रहा है ना। सो हमेशा आपने एडिशनल और एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स की ही बारे में सोचना है। नाउ पीसी जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया 11 हैं, 11th है, इस क्लियरली एक्नॉलेज द कस्टमर बाइंग डिसीज़न। जब, क्योंकि डिसीज़न मेकिंग अपने आप में एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, बहुत टफेस्ट प्रोसेस है एक कस्टमर के बिहाफ पे, बिकॉज़ जब आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं तो बेस्ट जो उनकी नीड को सूट कर रहा है वो कौन सा प्रोडक्ट है ये डिसाइड करना समटाइम बहुत डिफ़िकल्ट होता है ना। और कहीं ना कहीं हम उस डिसीज़न को नहीं पहचान सकते, नहीं जान सकते हैं कि एक कस्टमर के माइंड में क्या चल रहा है। तो उसके बिहेवियर से ही हम कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि
उसने क्या फाइनलाइज़ किया, कौन से प्रोडक्ट आउट ऑफ गिवन प्रोडक्ट्स, अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स, उसने कौन सा प्रोडक्ट जो है वो फाइनलाइज़ किया है। और जो उसने फाइनलाइज़ किया है, इफ़ फाइनलाइज़ किया है तो उसको हमेशा हमें रिगार्ड देना है, उसको एक्नॉलेज करना है कि उसका बाइंग डिसीज़न जो है बहुत ही बढ़िया और बेस्ट है। नाउ PC12 में हम बात कर रहे हैं क्लियरली एक्सप्लेन एनी कस्टमर राइट दैट अप्लाई। अब बात करते हैं कस्टमर राइट। जब कस्टमर राइट की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं ये लीगल टर्म्स में बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम बता देते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है जो कस्टमर के लिए बना हुआ है और सेल्समैन के लिए भी बना हुआ है। मगर एक सेल्स ऑफ गुड एक्ट के अंदर जो डिस्क्राइब किया गया है कि जब भी कोई आप प्रोडक्ट को सेल करते हो तो वो सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी एंड फिट फॉर द पर्पज़ होना चाहिए। अगर एक कस्टमर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक कस्टमर प्रिंटर लेकर जाता है अपने कंप्यूटर के लिए, तो वो प्रिंटर जो है शुड बी कंपैटिबल विद द कंप्यूटर, कंपैटिबल होना चाहिए, उसके साथ वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। अगर वो कंपैटिबिलिटी नहीं शो करता है, प्रिंटर जो है कंपैटिबिलिटी नहीं शो करता है ना, और वो ठीक नहीं बैठते या प्रिंटर में कोई फॉल्ट है, तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ये कहता है कि वो सामान वापस करने का एक कस्टमर को पूरा अधिकार है, राइट है। इसके अलावा कोई और भी इससे कंज्यूमर राइट, कोई भी कंप्लेंट है प्रोडक्ट को लेकर, वो रिपोर्ट की जा सकती है कंज्यूमर फॉर्म में। इस तरह से जो है ना, हमें इन चीज़ों के बारे में क्लियरली एक्सप्लेन करना है प्रोडक्ट के बारे में जब उसके ऊपर कोई कस्टमर राइट्स जुड़े हुए हैं। Now, PC13, which is the last performance criteria for this topic, clearly explain to the customer where to pay for their purchase। जब कस्टमर जो है आउट ऑफ गिवन अल्टरनेटिव्स उनको सब कुछ डिटेल्स दे दी, प्राइस एवरीथिंग डिटेल देने के बाद कस्टमर को हमेशा हमें क्या है बताना है कि वेयर द बिलिंग सेक्शन इज़ लोकेटेड इन द स्टोर, और आपकी बिलिंग का क्या प्रोसीजर रहेगा, ये सारी बातें हमें बतानी हैं। जनरली POS, पॉइंट ऑफ सेल और पॉइंट ऑफ परचेज जो होता है वो बहुत ही अप्रोप्रिएट पोजीशंस पे होता है स्टोर में, जहाँ पर कस्टमर इजीली एक्सेसिबल होता है, अप्रोचेबल एरिया होता है, नियरली एट द एंट्रेंस और एग्जिट पॉइंट के पास ही होता है। तो कस्टमर को वो बिलिंग सेक्शन के बारे में बताना है ताकि ये परचेज जो उसने फाइनलाइज़ किया है प्रोडक्ट, वो जो है वो भली भांति से उसकी परचेज जो है वो कंप्लीट हो सके। सो आज हमने ये डिस्कस किया कि किस तरह से हेल्प कस्टमर चूज़ राइट प्रोडक्ट किस तरह से करवा सकते हैं। वंस वी कंक्लूड इट अगेन कि सबसे पहले क्या, जब कस्टमर आता है तो उसको प्रोडक्ट्स, उसकी नीड्स क्या हैं वो फाइनलाइज़ करने के बाद उसको प्रोडक्ट्स की फुल जानकारी देनी है। जानकारी जो देनी है उस जानकारी देने के बाद वो कस्टमर के सामने मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो उन प्रोडक्ट्स के बारे में सभी डिटेल्स देनी है उसको, है ना। उसकी हेल्प करनी है डिसीज़न मेकिंग में हेल्प करने के बाद उसको बताना है कि कौन सा प्रोडक्ट एक्चुअली सूट करता है उसकी नीड के अकॉर्डिंग। अगर आपके पास नहीं भी अवेलेबल है तो उसको अल्टरनेटिव बताओ। अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स बताने के बाद उसको जो है सोचने का मौका देना है, उसकी ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग करनी है प्रॉपर वे में ताकि आपकी गुडविल्स प्रमोट हों, है ना। ये सारी चीज़ें करने के बाद कस्टमर अगर कहीं पर उसकी कन्फ्यूजन है तो उसको दूर करना है। देन कस्टमर अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है, उससे रिगार्डिंग कोई ऑब्जेक्शन है, उसको सॉल्व करने के बाद कस्टमर को अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स की पूरी डिटेल्स देनी है। अगर आपके पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो सिंपली से नो, है ना, न कि नहीं है सर सॉरी मैं अवेलेबल नहीं करवा सकता। इसके बाद कस्टमर को अगर ज़रूरत पड़े तो एडिशनल और एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है। साइमल्टेनियसली चेक करना है सेफ्टी, सिक्योरिटी और पोटेंशियल सेल के बारे में भी, बिकॉज़ एक ही कस्टमर पे हम फोकस नहीं कर सकते हैं, आपके स्टोर पे और भी कस्टमर हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद कस्टमर को कंज्यूमर राइट्स के बारे में बताना है, उसको प्रॉपर डिसीज़न मेकिंग के लिए टाइम देना है। और टाइम देना है, जब वो फाइनलाइज़ कर लेता है अपनी प्रोडक्ट्स को फाइनलाइज़ करने के बाद उसको क्लियरली बताना है कि
बिलिंग सेक्शन कहाँ पे है और किस तरह से पेमेंट होगी, पेमेंट मॉड्यूल्स के बारे में बताना है। इस तरह से हम किसी कस्टमर को हेल्प कर सकते हैं टू चूज़ द राइट प्रोडक्ट। नाउ वी हैव डिस्कस्ड ए केस स्टडी बिफोर कंक्लूडिंग दिस चैप्टर जुलैन, है ना, कि जो सीमा थी वो एज ए सेल्स एसोसिएट थी, है ना, तो उसे क्या करना चाहिए था। अब आपको शायद पता चल गया होगा कि एक सीमा का बिहेवियर जो था वो सही नहीं था। सीमा को जैसे ही कस्टमर आता है उसको ग्रीट करना चाहिए था। ग्रीट करने के बाद सीमा को उससे पूछना चाहिए था कि कौन सी, किस पर्पज़ के लिए, क्या उसकी नीड है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। जैसे सीमा की रिक्वायरमेंट, जो सीमा के पास रिक्वायरमेंट आई थी एक लेडी कस्टमर के द्वारा, दैट इज़ इंटरव्यू ड्रेस, जो कि एक फॉर्मल ड्रेस होती है। तो एक सीमा को क्या करना चाहिए था, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग टू द और डायरेक्टिंग टू द अपैरल सेक्शन, उसको असिस्ट करना चाहिए था, उसको बताना चाहिए था कि ये फॉर्मल ड्रेसेस होती है, ना कि इलेक्ट्रिकल रेड ड्रेस विच इज़ ए पार्टी वेयर, वो पार्टी वेयर है। तो एक जो सीमा है उसको क्या है, प्रॉपर असिस्ट करना चाहिए था। देन उसमें लिखा था कि जो लेडी थी ना, उसने उसको ट्राई नहीं किया, तो सीमा को चाहिए था कि वो ट्राई करवाए ताकि कस्टमर सेटिस्फाई होगा कस्टमर, तो डेफिनेटली वो नेक्स्ट टाइम भी विज़िट करेगा आपके परचेजिंग डिसीजन, क्योंकि उसके चेंज हो जाएंगे, और 10 कस्टमर को और बताएगा कि वहाँ पे पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स जो हैं अच्छे मिलते हैं। तो उससे चेंज करवा के उसको बताना चाहिए था ये फॉर्मल ड्रेसेस हैं, ये पार्टी वेयर्स हैं, आपको फॉर्मल चाहिए बिकॉज आपने इंटरव्यू में अपीयर होना है। उसको ड्रेस जो है वो चेंज करवानी चाहिए थी, उसको साइज़ में वेरिएशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो साइज़ वगैरह का फाइनलाइज हो जाता है ना। और एंड में अगर वो अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स जितने भी बताए गए हैं, जो भी एडिशनल प्रोडक्ट और ऑफ़र्स के बारे में, जैसे कि गिवन उसमें केस स्टडी में सेल्स थी, तो सेल्स के बारे में क्या डिस्काउंट मिलने वाला है वो बताती सीमा। देन उसके बाद क्या है, जब वो फाइनलाइज़ कर लेती है अपने प्रोडक्ट्स को, तो बताया जाता है कि अगर इसमें कोई डिफेक्ट्स होगा या कुछ होगा तो आप रिप्लेस कर सकते हैं ड्रेस को। देन उसके बाद उसको बिलिंग काउंटर का रास्ता बताते कि यहाँ पे बिलिंग सेक्शन में इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा और इसके थ्रू होगा। सो इस तरह से क्या है, ये पूरी प्रोसेस होती है। तो इस तरह से ना हम कह सकते हैं कि सीमा का जो बिहेवियर था वो सही नहीं था, उसको एज ए रिटेल एसोसिएट इन सभी परफॉर्मेंस क्राइटेरिया पे वर्क करना चाहिए था, जिसकी वजह से जो है कस्टमर जो है वो लॉयल बनता है और सेटिस्फाई होने पर वो आपके स्टोर में रिपीटेड विज़िट करता है और दूसरे कस्टमर्स के ऊपर भी पॉजिटिव आपकी इम्पैक्ट डालता है और आपकी गुडविल और सेल्स को भी प्रमोट करता है। सो ये था हमारे पास परफॉर्मेंस क्राइटेरिया जो 13 थे, टोटल 13 थे, जो कि 2 हिस्सों में डिवाइडेड थे। तो उसके बेस पे हमने ये केस स्टडी को स्टडी किया। और थैंक यू, हैव ए नाइस डे।